नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। केंद्र ने संसद में वक्फ विधेयक 2024 पेश किया। बॉयलर विधेयक 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया। एक अध्ययन के अनुसार 4 शताब्दियों में सर्वाधिक महासागरीय तापमान की वजह से ग्रेट बैरियर रीफ खतरे में पड़ गया है। सरकार हिम नदीय झीलों के टूटने से उत्पन्न बाढ़ के खतरों के आधार पर बांध के डिजाइनों का आकलन करेगी। CDSCO ने विकसित देशों में अनुमोदित नई दवाओं को स्थानीय स्तर पर जरूरी नैदानिक परीक्षणों यानी क्लिनिकल ट्रायल से छूट प्रदान की। जिला स्तरीय समिति ने ओडिशा के क्योंझर में रहने वाली जुआंग जनजाति को पर्यावास अधिकार प्रदान किए। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। केंद्र ने संसद में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया। इस विधेयक के जरिए वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन किया जाएगा। इसके तहत वक्फ शब्द को एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास से प्रतिस्थापित किया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले वक्फ अधिनियम में 2013 में संशोधन किए गए थे। ये संशोधन सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों और एक संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर किए गए थे। खबर के शुरुआत में विधेयक के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर डाल लेते हैं। वक्फ और वक्फ को समर्पित संपत्तियों का डेटाबेस अधिनियम के लागू होने के 6 महीने की अवधि के भीतर पोर्टल पर पंजीकृत किया जाना चाहिए। इसके अलावा वक्फ को ऐसे किसी भी व्यक्ति द्वारा वक्फ के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए जो कम से कम 5 साल से इस्लाम का पालन कर रहा हो और ऐसी संपत्ति का स्वामी हो। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों में महिलाओं एवं गैर मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाएगा। इसके साथ ही केंद्र सरकार किसी भी समय किसी भी वक्फ का ऑडिट करने का निर्देश दे सकती है। यह ऑडिट भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक या केंद्र सरकार द्वारा उस उद्देश्य के लिए नामित किसी अधिकारी के जरिए किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि जिला कलेक्टर तय करेगा कि विवादित संपत्ति वक्फ है या सरकारी जमीन। आइए अब विधेयक के क्या उद्देश्य है ये भी जान लेते हैं। पहला है राज्य वक्फ बोर्डों की शक्तियों, वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण व सर्वेक्षण आदि से संबंधित मुद्दों को प्रभावी ढंग से निपटाना। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन की दक्षता को बढ़ाना आदि। खबर के अंत में वक्फ संपत्तियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये ऐसी चल या अचल संपत्तियां होती हैं जिन्हें धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए ईश्वर के नाम पर एक विलेख या एक लिखत द्वारा समर्पित किया जाता है। ये नामित सदस्यों वाली एक कानूनी संस्था द्वारा प्रबंधित होती है जिसे वक्फ बोर्ड कहा जाता है। हालांकि केंद्रीय वक्फ परिषद यानी CWC 1964 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। यह परिषद पूरे भारत में राज्य स्तरीय वक्फ बोर्डों का पर्यवेक्षण करती है और उन्हें सलाह देने का कार्य करती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बॉयलर विधेयक 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया। यह विधेयक कानून बनने के बाद बॉयलर अधिनियम 1923 की जगह लेगा। बॉयलर अधिनियम 1923 को बॉयलर के विनियमन से संबंधित सभी तकनीकी पहलुओं में पूरे भारत में एक रूपता लाने के लिए लागू किया गया था। इससे पहले इस कानून में भारतीय बॉयलर संशोधन अधिनियम 2007 के द्वारा संशोधन किया गया था। इस संशोधन के जरिए स्वतंत्र थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन अथॉरिटीज की तरफ से इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन की शुरुआत की गई थी। जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन अधिनियम 2023 के अनुरूप कुछ प्रावधानों में बताए गए कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए भी इस कानून की समीक्षा की गई है। चलिए खबर की बेहतर समझ के लिए बॉयलर विधेयक 2024 के मुख्य प्रावधानों पर एक नजर डालते हैं। इसमें बॉयलर और बॉयलर घटक की वेल्डिंग के लिए वेल्डर को प्रमाण पत्र देने वाली सक्षम अथॉरिटी को परिभाषित किया गया है। यह अथॉरिटी विनियमों द्वारा निर्धारित तरीकों के आधार पर मान्यता प्राप्त संस्था होगी। मुख्य निरीक्षक से अनुमति लिए बिना बॉयलर के भीतर या बॉयलर में कोई संरचनात्मक बदलाव करने, जोड़ने या नवीनीकरण करने पर व्यक्ति को दंड दिया जाएगा।
दंड के रूप में 2 साल तक की जेल की सजा या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। केंद्र सरकार को इस अधिनियम के लागू होने की तिथि से 3 वर्ष के भीतर बॉयलर अधिनियम 2024 के प्रावधानों के कार्यान्वयन में किसी भी कठिनाई को दूर करने का अधिकार होगा और केंद्र सरकार केंद्रीय बॉयलर बोर्ड का गठन करेगी। इस बोर्ड को बॉयलर और बॉयलर घटकों के डिजाइन, निर्माण, स्थापना एवं उपयोग को विनियमित करने का कार्य सौंपा जाएगा। बॉयलर विधेयक 2024 के उद्देश्य बॉयलर के निर्माण और उपयोग का विनियमन करना, बॉयलर के विस्फोट के खतरे से जनधन की सुरक्षा सुनिश्चित करना, बिना पंजीकरण और बिना प्रमाण पत्र वाले बॉयलर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना, दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग अनिवार्य करना तथा बॉयलर के निर्माण, स्थापना और उपयोग के दौरान पंजीकरण व निरीक्षण प्रक्रियाओं में एकरूपता लाने को बढ़ावा देना है। और इस औद्योगिक बॉयलर का महत्व ये है कि ये बॉयलर बड़ी मात्रा में ईंधन के जलने, उच्च तापमान और उच्च दाब सहने, उच्च ऊर्जा भाप से निपटने आदि से संबंधित है। आइए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। एक अध्ययन के अनुसार 4 शताब्दियों में सर्वाधिक महासागरीय तापमान की वजह से ग्रेट बैरियर रीफ GBR खतरे में पड़ गया है। नेचर जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार समुद्री सतह के उच्च तापमान के कारण ग्रेट बैरियर रीफ में बार बार मास कोरल ब्लीचिंग की घटना घट रही है। इससे कोरल कॉलोनियों के अस्तित्व के समक्ष खतरा पैदा हो रहा है। गौरतलब है कि इन कोरल कॉलोनियों की वजह से ही ग्रेट बैरियर रीफ का अस्तित्व है। आपको बता दें कि 2016 से 2024 तक ग्रेट बैरियर रीफ में मास कोरल ब्लीचिंग की 5 घटनाएं दर्ज की गई हैं। अब जानते हैं आखिर कोरल ब्लीचिंग यानी प्रवाल विरंजन क्या है। तापमान, प्रकाश जैसी स्थितियों में बदलाव या पोषक तत्वों की कमी की वजह से कोरल तनावग्रस्त हो जाते हैं। इस तनाव में आने पर कोरल अपने भीतर स्थित जूज़ैंथेले नामक सहजीवी शैवाल को बाहर निकाल देते हैं। इस वजह से कोरल पूरी तरह से सफेद हो जाते हैं। इसी को कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। कोरल ब्लीचिंग के लिए कई कारक जिम्मेदार हैं, जैसे महासागरीय सतही जल के बढ़ते तापमान से उष्मीय तनाव, अल्ट्रावायलेट विकिरण की मात्रा में वृद्धि, तेज बहाव वाली नदियों का समुद्र में मिलना और प्रदूषण, अधिक समय तक चरम निम्न ज्वार की वजह से कोरल का वायु के संपर्क में आना, महासागर का अम्लीकरण आदि। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में बात करें तो यह विश्व की सबसे बड़ी कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्ति प्रणाली है। यह रीफ ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट पर कोरल सागर में स्थित है। इसे 1981 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। आइए अब कोरल रीफ के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। ये निडारिया प्राणी समूह के अकशेरुकी जीव हैं। इसके अलावा कोरल रीफ का निर्माण लाखों छोटे पॉलिप्स द्वारा कार्बोनेट की बड़ी संरचनाओं के बनाने से होता है। विश्व की अधिकांश कोरल रीफ्स उष्णकटिबंधीय जल में पाई जाती है। विश्व की 1/3 से अधिक कोरल रीफ्स ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस के जल क्षेत्रों में स्थित है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप तथा महाराष्ट्र के मालवण में कोरल रीफ पाई जाती है। कोरल रीफ का क्या महत्व है, चलिए इस बारे में विस्तार से जान लेते हैं। यह पृथ्वी पर सबसे अधिक जैव विविधता वाला पारिस्थितिकी तंत्र है। यहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन से भी अधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसके अलावा ये चक्रवातों और तटीय अपरदन से तट रेखाओं की रक्षा करती है। ये कार्बन सिंक के रूप में कार्य करती है। खबर के अंत में कोरल रीफ के संरक्षण के लिए किए गए उपायों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वैश्विक स्तर पर कोरल रीफ के संरक्षण के लिए वैश्विक कोष, वैश्विक कोरल रीफ निगरानी नेटवर्क, कोरल ट्रायंगल पहल आदि की शुरुआत की गई है। इसके अलावा कोरल ट्रायंगल पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक समुद्री क्षेत्र है। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनी, तिमोर लेस्ते और सोलोमन द्वीप समूह के जल क्षेत्र शामिल हैं। भारत में शुरू की गई पहलों की बात करें तो समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं तथा बायोरॉक तकनीक के माध्यम से कोरल की रिकवरी की जा रही है आदि। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की ओर। सरकार हिम नदीय झीलों के टूटने से उत्पन्न बाढ़ यानी GLOF के खतरों के आधार पर बांध के डिजाइनों का आकलन करेगी।
केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने उन 47 बांधों की पहचान की है जो हिम नदीय झीलों के टूटने से उत्पन्न बाढ़ यानी GLOF से प्रभावित हो सकते हैं। इन 47 बांधों में से 38 बांध परिचालन में हैं और 9 निर्माणाधीन हैं। पिछले साल सिक्किम में तीस्ता थर्ड बांध के टूटने के बाद केंद्रीय जल आयोग CWC ने GLOF से खतरे वाले सभी मौजूदा और निर्माणाधीन बांधों के डिजाइन की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। सबसे पहले हिम नदीय झीलों के टूटने से उत्पन्न बाढ़ यानी GLOF के बारे में समझते हैं। ये तब घटित होती हैं जब हिम नदीय झीलों का जल स्तर उनकी धारण क्षमता से अधिक हो जाता है और इसके प्राकृतिक तटबंध टूट जाते हैं। इसके चलते बड़ी मात्रा में जल आसपास की नदियों और जल धाराओं में प्रवेश करके बाढ़ का कारण बनती है। GLOF के अलग अलग कारणों पर गौर करें तो पहला है भूवैज्ञानिक कारण, जिसमें भूकंप, मोरेन यानी हिमोड़ बांधों का टूटना आदि शामिल है। दूसरा है भू आकृतिक कारक, जिसमें हिम नदीय झीलों में बड़े पैमाने पर संचलन, हिम नदों में से जल का रिसाव आदि आते हैं। तीसरा है भौतिक कारण, जिसमें अत्यधिक वर्षा, क्रायोसिज्म आदि है। इस ओर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिम नदीय क्रायोस्फीयर की नॉन टेक्टोनिक भूकंपीय परिघटना को क्रायोसिज्म कहा जाता है। और चौथा कारण है मानव जनित कारण, जिसमें जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि को शामिल किया जाता है। वहीं GLOF से जुड़ी कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि पूर्वानुमान लगाना कठिन होना। हिम नदीय झीलें बिना कोई चेतावनी संकेत दिए अचानक टूट सकती हैं। इस ओर दूसरी चुनौती है जीवन की हानि, जैसे कि 2013 में केदारनाथ घाटी में हिम नदीय झील के टूटने से लगभग 6000 लोगों की मृत्यु हुई थी। और तीसरी चुनौती है दुर्गम क्षेत्रों की घटना, जैसे कि 2021 में चमोली की दुर्गम ऋषि गंगा घाटी में GLOF के कारण बाढ़ आई थी। आखिर में GLOF के खतरों से निपटने की रणनीतियों पर भी एक नजर डालते हैं। जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान और मैपिंग करनी चाहिए, प्रौद्योगिकी का उपयोग करके हिम नदीय झीलों पर नजर रखनी चाहिए और GLOF के खतरों वाले क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों को सीमित कर देना चाहिए और साथ ही उन पर सख्त नियम लागू करने चाहिए आदि। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। CDSCO ने विकसित देशों में अनुमोदित नई दवाओं को स्थानीय स्तर पर जरूरी नैदानिक परीक्षणों यानी क्लिनिकल ट्रायल से छूट प्रदान की। यह छूट नवीन औषधि और नैदानिक परीक्षण नियम 2019 के नियम 101 के तहत दी गई है। यह नियम केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण को नई दवाओं के अनुमोदन के लिए स्थानीय स्तर पर नैदानिक परीक्षणों से छूट पर विचार करने हेतु कुछ देशों को निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है। यहाँ ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI एक केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा जैसे देश और यूरोपीय आयोग भारत में स्थानीय स्तर पर नैदानिक परीक्षणों की आवश्यकता के बिना भारत को दवाओं की आपूर्ति कर सकते हैं। छूट में जो 5 श्रेणियां शामिल हैं वो क्या क्या है ये जान लेते हैं। पहली श्रेणी है दुर्लभ बीमारियों के लिए ऑर्फन ड्रग्स। दूसरी है जीन और सेल्यूलर थेरेपी से संबंधित उत्पाद। तीसरी श्रेणी है महामारी की स्थितियों में उपयोग की जाने वाली नई दवाएं। इसके बाद है विशेष रक्षा उद्देश्यों के लिए विकसित की गई दवाएं और अंतिम श्रेणी है देखभाल के वर्तमान मानक की तुलना में महत्वपूर्ण चिकित्सीय प्रगति वाली नई दवाएं। ध्यान देने योग्य बात है कि ऑर्फन ड्रग ऐसी दवा होती है जिसे ऐसी बीमारी का इलाज करने के लिए उपयोग में लाया जाता है जिससे भारत में 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित नहीं होते हैं। हालांकि इन दवाओं के लिए अंतिम चरण के 4 नैदानिक परीक्षण अभी भी अनिवार्य होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि DCGI केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO का अध्यक्ष होता है। यह देश में नैदानिक परीक्षणों की मंजूरी के लिए अंतिम विनियामक प्राधिकरण है। वर्तमान में दी जाने वाली छूट का क्या महत्व है, चलिए अब ये समझ लेते हैं। कैंसर, दुर्लभ रोग, स्वप्रतिरक्षी रोग जैसी बीमारियों के इलाज के लिए नवीनतम दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इसके अलावा आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के तहत सरकारों द्वारा की जाने वाली दवाओं की सार्वजनिक खरीद की लागत में कमी आएगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर परीक्षण करने में दवा कंपनियों द्वारा वहन की जाने वाली लागत कम होगी। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO के बारे में बात करें तो CDSCO भारत का राष्ट्रीय विनियामक प्राधिकरण है।
यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन है। इसके अलावा औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत CDSCO औषधियों की स्वीकृति, नैदानिक परीक्षणों के संचालन, औषधियों हेतु मानक निर्धारित करने आदि के लिए जिम्मेदार है। खबर के अंत में नैदानिक परीक्षणों के 4 चरण क्या है, इस बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चरण 1, इसमें दवा की सुरक्षित खुराक सीमा का आकलन करने और उसके दुष्प्रभावों की पहचान करने के लिए स्वयंसेवकों का छोटा समूह शामिल होता है। चरण 2, किसी विशेष बीमारी वाले रोगियों सहित बड़े समूह को दवा दी जाती है ताकि उसकी प्रभावशीलता देखी जा सके। चरण 3, दवा को बड़े समूहों को दिया जाता है। इस समूह में मरीज भी शामिल होते हैं ताकि दवा की तुलना आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य उपचारों आदि से की जा सके। चरण 4, दवा या उपचार को DCGI द्वारा अनुमोदित किया जाता है और लोगों द्वारा उपयोग के लिए इसका विपणन किया जाता है। बढ़ते हैं आखिरी खबर की ओर। जिला स्तरीय समिति ने ओडिशा के क्योंझर में रहने वाली जुआंग जनजाति को पर्यावास अधिकार प्रदान किए। जुआंग जनजाति विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी PVTGs के अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा पर्यावास अधिकार प्राप्त करने वाली अन्य जनजातियों में ओडिशा के जाजपुर की जोंग, ओडिशा के देवगढ़ की पौड़ी भुइयां, मध्य प्रदेश की भारिया PVTG और छत्तीसगढ़ की कमार PVTG और बैगा PVTG आदि शामिल है। चलिए सबसे पहले इस जनजाति समूह के पर्यावास अधिकारों को समझते हैं। पर्यावास अधिकार को अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के तहत उपबंधित किया गया था। इस कानून को वन अधिकार अधिनियम FRA के रूप में भी जाना जाता है। वन अधिकार अधिनियम के तहत पर्यावास को आदिम जनजातीय समूहों और पूर्व कृषि समुदायों तथा अन्य वनवासी अनुसूचित जनजातियों के आरक्षित तथा संरक्षित वनों में प्रथागत पर्यावास और ऐसे अन्य पर्यावासों वाले क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। पर्यावास अधिकार समुदाय के सदस्यों, पारंपरिक आदिवासी नेताओं, जनजातीय महिला नेताओं, जिला और वन प्रशासन आदि के साथ परामर्श करने के बाद दिए जाते हैं। PVTGs के लिए इसके महत्व की बात की जाए तो पर्यावास अधिकार PVTGs के निवास के पारंपरिक क्षेत्र, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक प्रथाओं, बौद्धिक ज्ञान, पारंपरिक ज्ञान और उनकी प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह PVTGs के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। सरकार ने ढेबर आयोग की सिफारिशों के आधार पर 18 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले 75 PVTGs को मान्यता प्रदान की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ओडिशा राज्य में 13 PVTGs है, जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक है। PVTGs की पहचान हेतु कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं, जिनमें कृषि पूर्व यानी प्री एग्रीकल्चर युग का प्रौद्योगिकी स्तर, साक्षरता का निम्न स्तर, आर्थिक पिछड़ापन तथा घटती हुई या स्थिर आबादी शामिल है। खबर के आखिर में ओडिशा की जुआंग जनजाति के बारे में भी विस्तार से चर्चा करते हैं। जुआंग पहाड़ी यानी थानिया और मैदानी यानी कि भागुड़िया के रूप में विभाजित है। यह समुदाय क्योंझर की पहाड़ियों, अनुगुल के पल्लाहारा और ढेंकनाल के मैदान में निवास करते हैं। इनके ऐतिहासिक बैकग्राउंड को देखें तो मूल रूप से यह समुदाय पटुआ के नाम से जाना जाता है। पटुआ नाम असल में स्कर्ट जैसी पत्तों की पारंपरिक पोशाक पहनने के कारण प्रचलन में आया है। यह जनजाति मूल रूप से स्थानांतरित खेती या तोइला चासा के कार्य में संलग्न है। हालांकि इनमें से कुछ अब स्थायी कृषि करने लगे हैं और ये जनजाति सजावटी कंघियां और तंबाकू के डिब्बे बनाने के कार्य में दक्ष है। चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है न्यूजीलैंड। इस देश की राजधानी है वेलिंगटन। भारत के राष्ट्रपति ने न्यूजीलैंड में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को संबोधित किया। इस वर्ष इस सम्मेलन में भारत कंट्री ऑफ ऑनर है। इस प्रकार ये सम्मेलन भारत के लिए न्यूजीलैंड के इम्पोर्टेंस को दर्शाता है, इसलिए इस स्थल के बारे में जानना हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। न्यूजीलैंड की भौगोलिक अवस्थिति देखी जाए तो ये दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है।
साथ ही ये मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच स्थित है और ये उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप नामक दो मुख्य भूभागों से मिलकर बना है। वहीं कुक जल संधि इन दोनों भूभागों को अलग करती है। इसी के साथ चलिए इस देश की भौगोलिक विशेषताओं पर भी एक नजर डालते हैं। भू आकृति की बात करें तो ये प्रशांत रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है और साथ ही यहाँ जलोढ़, कैंटरबरी मैदान तथा उच्च मध्य पठार पाए जाते हैं जिन्हें सेंट्रल ओटैगो कहा जाता है। इस देश का सक्रिय ज्वालामुखी माउंट रुपेहु, व्हाइट आइलैंड आदि हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है तथा यहाँ का सबसे बड़ा ग्लेशियर तस्मान ग्लेशियर है और ताउपो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और एनबीएफसी सहित ऋणदाताओं द्वारा क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां यानी CICs को क्रेडिट सूचना की रिपोर्टिंग को महीने में एक बार से घटाकर 15 दिनों में एक बार या अल्प अंतरालों में करने का फैसला किया है। इस कदम का उद्देश्य प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी SJVN लिमिटेड ने मध्य प्रदेश के खंडवा में 90 मेगावाट की ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक चालू किया है। SJVN लिमिटेड वस्तुतः विद्युत मंत्रालय के तहत मिनी रत्न अनुसूची A में सूचीबद्ध केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम यानी CPSU है। 2 वर्षों में दूसरी बार सर्दी के मौसम में अंटार्कटिका में हीट वेव की घटना दर्ज की गई है। जुलाई के मध्य से धरातल का तापमान औसतन सामान्य से 10 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार उच्च तापमान का मुख्य कारण ध्रुवीय भंवर का कमजोर होना है। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में हाल ही में लगी वनाग्नि इतनी भीषण है कि इससे पायरोक्यूमुलोनिम्बस बादल बन गए हैं। ऐसा तब होता है जब तीव्र वनाग्नि की घटना घटित होती है और ज्वालामुखी विस्फोट होता है। ये आकाशीय बिजली उत्पन्न कर सकते हैं तथा अधिक वर्षा नहीं करते हैं। एक हालिया अध्ययन में भू संतुलन की वजह से पठारों और एस्कर्पमेंट जैसी नई स्थलाकृतियों के निर्माण की व्याख्या की गई है। भू संतुलन भूपर्पटी के खंडों और मेंटल के बीच संतुलन है। 4 अगस्त को मिजोरम की राजधानी आइजोल में अंतर्राष्ट्रीय क्लाउडेड लेपर्ड दिवस मनाया गया था। क्लाउडेड लेपर्ड IUCN की रेड लिस्ट में वल्नरेबल है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2024 के विजेताओं की पूरी सूची जारी की है। यह राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का पहला संस्करण है। इसरो की चंद्रयान 3 टीम को विज्ञान टीम पुरस्कार दिया जाएगा। OpenAI एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाटर मार्किंग तकनीक का विकास कर रहा है। यह तकनीक AI से बनाए गए कंटेंट की पहचान कर सकती है और इसे धोखाधड़ी वाली गतिविधियों में इस्तेमाल होने से रोक सकती है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।